NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पाठ पढ़ते हैं। पाठ 22 निबंध कैसे लिखें। पिछले सभी पाठ आपने पढ़ लिए हैं, उनकी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आज जो 22वां पाठ है निबंध कैसे लिखें, यह एक लेखन है। निबंध का अर्थ कि निबंध किसे कहते हैं। किसी विषय के विभिन्न पक्षों पर विचार करके मुख्य बिंदुओं को सही क्रम में लिखना ही निबंध लेखन कहलाता है। निबंध की आवश्यकता। किसी विषय की संपूर्ण जानकारी को सही क्रम में लिखने के लिए निबंध लेखन बहुत आवश्यक है। निबंध के माध्यम से विषय की विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की जाती है। निबंध विषय की क्रमबद्ध और प्रभावपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। जो निबंध है वो किसी भी विषय की, जिस विषय पर आप लिख रहे हैं, उसका क्रमबद्ध और प्रभावपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करता है। निबंध के प्रकार। निबंध के कितने प्रकार होते हैं यहाँ पर पढ़ते हैं। विषय और लेखन के अनुसार निबंध मुख्यतः 3 प्रकार के लिखे जाते हैं। सबसे पहले वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध। तो वर्णनात्मक निबंध किसे कहते हैं और ये किन्हें लिखे जाते हैं, पढ़ते हैं। इसमें किसी विषय, वस्तु, घटना आदि का वर्णन किया जाता है, वो वर्णनात्मक निबंध कहलाते हैं। जैसे होली, दीपावली, यात्रा, दर्शनीय स्थल या खेल का वर्णन। ये निबंध सूचनात्मक होते हैं और लेखन में सरल होते हैं। तो ये था वर्णनात्मक निबंध। अब है विचारात्मक निबंध। ये निबंध किसी व्यक्तिगत, सामाजिक या राजनीतिक विषय पर लिखे जाते हैं। इन निबंधों में चिंतन मनन की अधिक आवश्यकता होती है। इनमें बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। इनको याद रखना है आपको कि सबसे ज़्यादा किस प्रकार के निबंध में चिंतन मनन की आवश्यकता होती है। विचारात्मक निबंध में। विचारात्मक निबंध में किस तत्व की प्रधानता होती है, बुद्धि तत्व की। और इस प्रकार के निबंधों में कौन कौन से लिखे जाते हैं, जैसे दहेज प्रथा, प्रजातंत्र आदि पर विचारात्मक निबंध लिखे जाते हैं। अब है भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंध। इन निबंधों में भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। इनमें कल्पना व आत्मीयता की प्रधानता होती है। यह आपको याद रखना है, कल्पना या आत्मीयता। अब पढ़ते हैं निबंध के अंग। निबंध के प्रमुख रूप से 3 अंग होते हैं। जब भी आप निबंध लिखेंगे तो इन 3 अंगों का प्रयोग करते हुए आप निबंध लिखेंगे, तभी आपका निबंध पूरा माना जाएगा। सबसे पहले भूमिका, उसके बाद विषय वस्तु और अंत में उपसंहार। भूमिका को प्रस्तावना भी कहते हैं। यहाँ पर बार बार प्रश्न पूछा भी जाता है कि भूमिका का दूसरा नाम या भूमिका को क्या कहा जाता है। ये रिक्त स्थान में भी आ सकता है। इनमें निबंध के विषय को स्पष्ट किया जाता है। यह रोचक होगी, तभी पाठक पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे। विषय वस्तु। विषय वस्तु निबंध का मुख्य भाग होता है। तो निबंध का मुख्य भाग कौन सा होता है, विषय वस्तु। इसमें विषय की विस्तार पूर्वक पूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है। इसमें भाषा की शुद्धता पर बल दिया जाता है। विषय के सभी पक्ष पर तर्क वितर्क प्रस्तुत किया जाता है। अंत में उपसंहार। उपसंहार में पूरे निबंध का निचोड़ और निष्कर्ष होता है। उपसंहार प्रभावपूर्ण और तर्कपूर्ण होना चाहिए। इसे सूक्ति के द्वारा भी लिखा जा सकता है। प्रभावी उपसंहार लिखने की सफलता की एकमात्र कसौटी यह है कि उसके बाद निबंध अधूरा सा ना लगे, समग्रता को प्राप्त हो जाए। ये थे निबंध के प्रमुख 3 अंग। अब आपके सामने निबंध के कुछ नमूने यानी कि उदाहरण है। सबसे पहला निबंध है सैनिक का जीवन। प्रस्तावना। एक सैनिक का जीवन देशभक्ति, त्याग और वीरता का प्रतीक होता है। सैनिक सीमाओं पर तैनात रहकर देश की सुरक्षा करता है। वह अपने परिवार, सुख सुविधाओं और जीवन के आनंद को छोड़कर हर समय देश की सेवा में तत्पर रहता है। ये तो थी प्रस्तावना या भूमिका। अब लिखते हैं विषय वस्तु। तो विषय वस्तु में आप पॉइंट्स बना बना करके लिखेंगे। जैसे सैनिक का जीवन। सैनिक का जीवन अत्यंत कठिन और अनुशासित होता है। उसे हर परिस्थिति में सजग रहना पड़ता है, चाहे बारिश हो, बर्फबारी हो या तेज़ गर्मी।
वह दुर्गम पहाड़ों, रेगिस्तानों और घने जंगलों में ड्यूटी करता है। कभी कभी महीनों तक वह अपने परिवार से दूर रहता है। उसका मुख्य उद्देश्य देश की रक्षा करना होता है। सैनिकों की विशेषताएं: 1. अनुशासित जीवन। 2. देश के प्रति अटूट प्रेम। 3. हर परिस्थिति का सामना करने की क्षमता। 4. साहस और बलिदान की भावना होती है। सैनिक का महत्व: यदि हमारे देश में सैनिक ना हो तो देश की सुरक्षा संकट में पड़ सकती है। सैनिक हमें बाहरी आक्रमणों से बचाते हैं और आंतरिक शांति बनाए रखते हैं। आपदाओं के समय जैसे बाढ़, भूकंप आदि में भी सैनिक जनता की सहायता करते हैं। निष्कर्ष: सैनिक का जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमें उनके बलिदान और सेवाओं का सम्मान करना चाहिए। वे सच्चे राष्ट्रभक्त होते हैं। हमें गर्व है कि हमारे देश में ऐसे वीर सैनिक हैं जो अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश की सेवा करते हैं। तो ये हो गया आपका निबंध सैनिक का जीवन। अब दूसरा निबंध है लोकतंत्र। भूमिका। भूमिका को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? प्रस्तावना। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है। यह जनता के लिए और जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है। भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरे देश के लिए लोकतंत्र एक मजबूत आधारशिला है जो सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये तो थी भूमिका। अब विषय वस्तु के अंतर्गत पढ़ते हैं लोकतंत्र का अर्थ। आपको इसी तरीके से निबंध लिखना है। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक अर्थात लोग, लोक का अर्थ क्या होता है? लोग, और तंत्र का अर्थ होता है व्यवस्था। इसका सीधा अर्थ है जनता की सत्ता। इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर शासन चलाने का अधिकार देती है। लोकतंत्र की विशेषताएं: 1. लोकतांत्रिक चुनाव। जनता स्वतंत्र रूप से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। 2. मौलिक अधिकार। हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त होते हैं जैसे भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार आदि। 3. कानून का शासन। सभी नागरिक कानून के सामने समान होते हैं। 4. उत्तरदायी सरकार। सरकार जनता को जवाबदेह होती है और समय समय पर उसका मूल्यांकन होता है। 5. न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका स्वतंत्र होकर न्याय करती है। भारत में लोकतंत्र। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर 5 वर्ष में आम चुनाव होते हैं जिनमें नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सरकार चुनते हैं। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय का अधिकार देता है। लोकतंत्र के लाभ: 1. सभी को स्वतंत्रता और अधिकार मिलते हैं। 2. सभी को अपनी बात कहने और विचार व्यक्त करने का अधिकार होता है। 3. भ्रष्टाचार और तानाशाही पर नियंत्रण होता है। 4. सामाजिक न्याय और समानता की भावना को बढ़ावा मिलता है। लोकतंत्र की चुनौतियाँ: 1. अशिक्षा और जागरूकता की कमी। 2. धनबल और बाहुबल का प्रयोग। 3. जातिवाद और संप्रदायवाद। 4. भ्रष्टाचार। ये हैं लोकतंत्र की चुनौतियाँ। इन समस्याओं से निपटने के लिए नागरिकों को शिक्षित, जागरूक और उत्तरदायी बनना आवश्यक है। अंत में निबंध का निष्कर्ष, जिस विषय पर हम लिख रहे हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे, लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जिसमें सभी नागरिकों की भागीदारी अनिवार्य है। यह हमें न केवल अधिकार देता है बल्कि कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। यदि हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करें तो लोकतंत्र और अधिक मजबूत व सफल हो सकता है। अब अगला निबंध है हिंदी भाषा का महत्व। हिंदी भाषा का महत्व पर सबसे पहले लिखते हैं भूमिका। भूमिका को किस नाम से जाना जाता है?
प्रस्तावना। तो इसकी भूमिका, हिंदी भाषा भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक है। यह हमारी मातृभाषा होने के साथ साथ हमारी संस्कृति, परंपरा और एकता का प्रतीक भी है। हिंदी न केवल भावों को व्यक्त करने का माध्यम है, बल्कि यह भारतवासियों की आत्मा से जुड़ी हुई है। हिंदी का महत्व। हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली जाने वाली भारतीय भाषा है। यह देश के उत्तर, मध्य और पश्चिमी हिस्सों में व्यापक रूप से बोली जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। यह शिक्षा, प्रशासन, साहित्य, कला और मीडिया एवं सामान्य बोलचाल जैसे अनेक क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। हिंदी भाषा की विशेषताएं। 1. हिंदी भाषा सरल, सहज और मधुर भाषा है। 2. इसकी लिपि देवनागरी है, जो वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध मानी जाती है। 3. हिंदी में साहित्य का विशाल भंडार है, जैसे तुलसीदास, कबीर, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा आदि ने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया है। 4. यह भावनाओं को सहजता से व्यक्त करने में सक्षम है। आज की स्थिति। आज हिंदी केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बोली और पढ़ाई जाती है। हिंदी बोलने वालों की संख्या में निरंतर वृद्धि देखी गई है। लोगों में हिंदी के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव बढ़ा है। हमें क्या करना चाहिए? हमें गर्व के साथ हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों को प्रारंभ से ही हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। सोशल मीडिया, शिक्षा और कार्यस्थलों पर हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए ताकि यह समृद्ध और सशक्त बनी रहे। उपसंहार। हिंदी भाषा हमारी पहचान है। हमें इसे केवल एक भाषा नहीं बल्कि अपने संस्कार और संस्कृति के रूप में देखना चाहिए। आइए हम सब मिलकर हिंदी भाषा को उसका उचित स्थान दिलाएं और इसकी गरिमा को बनाए रखें। चौथा निबंध है अनेकता में एकता। प्रस्तावना। भारत एक विशाल देश है जहां विभिन्न धर्म, बोलियां, भाषाएं, पहनावा और रहन सहन के लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ की विशेषता है अनेकता में एकता। इसका अर्थ है कि भले ही हम सब कई बातों में एक दूसरे से अलग हैं, फिर भी हम एक हैं। भारत में विविधता। भारत में हर राज्य की अपनी भाषा, बोली, पहनावा, खान पान और रीति रिवाज है। उत्तर में हिमालय तो दक्षिण में समुद्र, कहीं रेगिस्तान तो कहीं घने जंगल। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि धर्मों के लोग रहते हैं। फिर भी सब मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेते हैं। एकता का महत्व। एकता से देश मजबूत बनता है। जब लोग मिलजुल कर रहते हैं तो शांति और सौहार्द बना रहता है। अनेकता में एकता ही हमारी पहचान और ताकत है। यही भावना हमें संघर्षों से लड़ने की शक्ति देती है। उदाहरण, स्वतंत्रता संग्राम के समय देश के सभी धर्मों और प्रांतों के लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों का सामना किया। यह हमारी एकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। आज भी किसी आपदा या संकट के समय पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है। उपसंहार। अनेकता में एकता भारत की आत्मा है। हमें एक दूसरे के विविधता का सम्मान करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। तभी हमारा देश और अधिक प्रगति करेगा और विश्व में एक मिसाल बनेगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये थे निबंध के कुछ नमूने। आपने इन्हें पढ़ा और ध्यान से सुना। इसी तरीके से आप निबंध लिखना सीखें और बार बार निबंध लिख करके अभ्यास करें। अब पढ़ते हैं इस पाठ पर आधारित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न, जिन्हें अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। भूमिका को प्रस्तावना भी कहते हैं, यह भी पढ़ के आए हैं आप। भावात्मक निबंधों में प्रधानता होती है विचारों की या आत्मीयता की। यहाँ पर विकल्प में आत्मीयता दे रखा है, तो आत्मीयता आप इसका उत्तर लिखेंगे। साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि भावनात्मक निबंधों में कल्पना की भी प्रधानता होती है, तो उत्तर होगा कल्पना भी होगा। निबंध में चिंतन मनन की अधिक आवश्यकता होती है। विचारात्मक निबंध या वर्णनात्मक निबंध? तो विचारात्मक निबंधों में
वर्णनात्मक निबंध है दहेज प्रथा या दीपावली, तो दीपावली एक वर्णनात्मक निबंध है। उपसंहार पूरे निबंध के निचोड़ और निष्कर्ष को कहते हैं, तो ध्यान रखना है। उपसंहार किसे कहते हैं? पूरे निबंध के निचोड़ और निष्कर्ष को उपसंहार कहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, उपसंहार किसे कहते हैं? उपसंहार पूरे निबंध के निचोड़ यानी सार और निष्कर्ष को कहते हैं। प्रश्न 2, निबंध कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, निबंध 3 प्रकार के होते हैं, वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और भावात्मक निबंध। भावनात्मक निबंध, ठीक है, यदि भावात्मक या भावनात्मक निबंध। प्रश्न 3, विषय वस्तु किसे कहा जाता है? विषय वस्तु में विषय की पूर्ण व स्पष्ट जानकारी प्रदान की जाती है, उसे ही विषय वस्तु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वाक्य सही है या गलत आपको बताना है। प्रश्न 1, भावनात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है, यह गलत। तो भावनात्मक निबंधों में किसकी प्रधानता होती है, यह आपको भी पता होना चाहिए। अभी आप पढ़ के आए हैं, आत्मीयता या कल्पना तत्व, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आत्मीयता या कल्पना तत्व की प्रधानता होती है। बुद्धि तत्व की प्रधानता किस में होती है? बुद्धि तत्व की प्रधानता विचारात्मक निबंधों में होती है। प्रश्न 2, विषय वस्तु निबंध का मुख्य भाग क्या है? हाँ, तो यहाँ पर प्रश्न 2 क्या है? यही वाक्य है, प्रश्न 2 कहिए या वाक्य कहिए कि विषय वस्तु निबंध का मुख्य भाग होता है, ये क्या है? सही है। तो यहाँ पर प्रश्न भी बनता है कि निबंध का मुख्य भाग क्या होता है? विषय वस्तु। प्रश्न 3 दे रखा है कि भूमिका को प्रस्तावना भी कहते हैं, ये कथन सही है। 4, कि वर्णनात्मक निबंधों में आत्मीयता का गुण होता है, तो वर्णनात्मक निबंधों में आत्मीयता का गुण होता है, ये गलत कथन है। आत्मीयता का गुण किन में होता है बताइए? भावनात्मक निबंधों में आत्मीयता का गुण होता है, आत्मीयता या कल्पना तत्व की प्रधानता होती है। प्रश्न 5, निबंध लेखन में महत्वपूर्ण घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, यह कथन सही है। इस तरह से आपने इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, निबंधों को पढ़ा। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। आप लगातार निबंधों का अभ्यास करें ताकि आप अच्छे से निबंध लिख सकें।